हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आपका टीके नर्सिंग एकेडमी पे। दिस इज टिंकू, नर्सिंग ऑफिसर सफदरजंग हॉस्पिटल। और आज के सामने जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं, तो सबको यहाँ पर ज्वाइन करना है, सबको यहाँ पर आंसर करना है। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। तो जल्दी से सब लोग ज्वाइन करेंगे, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, फिर चलेंगे हम क्लास की तरफ। तो स्टार्ट करें फिर आज की क्लास को। तो ये पहला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पे। फर्स्ट क्वेश्चन है, सबको ध्यान से पढ़ना है और सबको आंसर करना है। तो जो क्लास को लाइव अटेंड कर रहे हैं उनको आंसर है, आंसर किस में करना है? लाइव चैट में करना है। और जो लोग यहाँ पर बाद में देख रहे हैं वो कमेंट में आंसर करेंगे। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन है, लाइव चैट में करें जो यहाँ पर लाइव देख रहे हैं, बाकी जो कमेंट में यहाँ पर आंसर कर सकते हैं। तो आपको, आप वीडियो के नीचे देखोगे आपको कमेंट है, उसको स्क्रॉल करोगे तो आपको चैट का ऑप्शन भी मिल जाएगा। क्लियर है? तो आपको आंसर करना है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। ए क्लाइंट रिक्वायर लॉन्ग टर्म यूज ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड, द नर्स एक्सप्लेन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द क्रोनिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी। तो यहाँ पर जो है आपके सामने एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दे रखा है एक क्लाइंट है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी पे है, लॉन्ग टर्म यूज कर रहा है। तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर रिस्क फैक्टर हो सकता है क्या, यहाँ पर जो है एडवर्स इफेक्ट, साइड इफेक्ट हो सकता है क्रोनिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी का, वही आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है क्रोनिक फीवर, दूसरा है इनेबिलिटी टू गेन वेट, तीसरा है ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन, चौथा है ओस्टियोपोरोसिस। तो हमारा ये क्वेश्चन जो है लास्ट वीडियो में हमने खत्म भी किया था, इससे लास्ट से लास्ट वाले वीडियो में। तो इसका आंसर भी मैं यहाँ पर बता देता हूँ, उसमें मैंने आंसर आपको बताने को बोला था। तो चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। सब लोग आंसर कर देंगे एक बार फिर से, तो फटाफट आंसर कीजिए सब लोग। तो सब लोग यहाँ आंसर करेंगे, सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे। तो जल्दी से सब लोग आंसर करेंगे फटाफट। तो इजी सा क्वेश्चन है, तो सबको यहाँ पर आंसर करना है, सबको पार्टिसिपेट करना है। जो भी लोग लाइव हैं सब लोग कमेंट करें। आपका पार्टिसिपेशन यहाँ पर बहुत ही जरूरी है, बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। बट यू हैव टू पार्टिसिपेट इन द क्लास, सो प्लीज कमेंट आंसर। सो लेट्स सी द आंसर। द आंसर विल बी ऑप्शन डी, ऑस्टियोपोरोसिस। तो ऑस्टियोपोरोसिस यहाँ पर आंसर होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो है कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी ले रहा है, यानी स्टीरॉइड पे है। अगर कोई पर्सन लॉन्ग टर्म स्टीरॉइड थेरेपी पे रहता है तो यहाँ पर इसकी वजह से आपको जो है ऑस्टियोपोरोसिस देखने को मिलेगा। क्यों देखने को मिलेगा? क्योंकि ये क्या करता है, कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन में डिस्ट्रप्शन करता है। क्या करता है? कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन में ये डिस्ट्रप्शन करता है, यानी कैल्शियम को अब्जॉर्ब नहीं होने देगा। कैल्शियम को अब्जॉर्ब नहीं होने देगा, उसके साथ में एक काम और करता है। क्या करता है? बोन के अंदर ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी है, बोन के अंदर ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी है, उसको भी ये क्या करता है? बढ़ाता है, इंक्रीज करता है। जिसकी वजह से क्या होता है? जिसकी वजह से जो है बोन वीक हो जाती है, बोन वीक हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी, और जिसकी वजह से आपको फ्रैक्चर भी देखने को मिल सकता है और आपकी बोन वीक हो जाएगी। उसी को हम क्या बोल रहे हैं? ऑस्टियोपोरोसिस। तो ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से आपका फ्रैक्चर भी देखने को मिलता है, जिसको हम पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर बोल सकते हैं। पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर बोलेंगे जिसको हम। बोन वीक हो जाएगी तो फ्रैक्चर देखने को मिलेगा, जिसको हम पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर बोलेंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बॉडी मास इंडेक्स BMI एज 32, द नर्स वुड चार्ट दिस एज। तो यहाँ पर एक पर्सन की जो है BMI आपको 32 देखने को मिली है। तो यहाँ पर एक नर्स है, जो यहाँ पर एक नर्सिंग ऑफिसर हैं, तो वो क्या चार्ट करेंगे? पहला ऑप्शन है ओबीज, दूसरा है अंडरवेट, तीसरा है ओवरवेट, चौथा है हेल्दी वेट। तो यहाँ पर क्या होने वाला है राइट आंसर? फटाफट सब लोग आंसर करेंगे, जल्दी से जल्दी आंसर करें। तो क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? देखते हैं, फिर आंसर की तरफ चलेंगे। तो सब लोग पार्टिसिपेट करें,
ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर कैंडिडेट पार्टिसिपेट करेंगे। देयर आर 4 ऑप्शन, सो गाइस प्लीज आंसर, पार्टिसिपेट इन द क्लास। तो ये आपका पार्टिसिपेशन है, आपकी कैपेबिलिटी बढ़ाएगा। आपको यहाँ पर जो है कंसंट्रेशन देना है और देखना है यहाँ पर राइट आंसर क्या होने वाला है। अपने दिमाग को दौड़ाइए और आंसर कीजिए। तो देखेंगे फिर आंसर, जल्दी से फटाफट आंसर कर दें फिर आंसर देखेंगे। तो चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, ओबेस। तो यहाँ पर जो है बीएमआई अगर हमें 32 देखने को मिलती है तो वो आती है ओबेज की कैटेगरी में। देखिए यहाँ पर जो है बीएमआई हम निकालते हैं, बॉडी मास इंडेक्स इसको हम बोलते हैं। कैसे निकालते हैं? तो उसके लिए हमें पर्सन का वेट पता होना चाहिए। वेट इन केजी, वेट इन केजी अपॉन हाइट, जो कि किस में होगी? मीटर स्क्वायर, हाइट इन मीटर स्क्वायर। तो वो यहाँ पर जो फॉर्मूला आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है जैसे मान लीजिए किसी पर्सन का वेट है 70 केजी, किसी पर्सन का वेट है यहाँ पर 70 केजी और उसकी हाइट है, उसकी हाइट है वो आपकी हो जाएगी 1.7 मीटर और इसका आप स्क्वायर निकाल लो। तो यहाँ पर इजिकल कर दोगे 70 और फिर यहाँ पर 1.7 को 1.7 से इंटू करोगे तो क्या आएगा? 1.7 को 1.7 से इंटू करोगे तो यहाँ पर आएगा 2.89 और अब यहाँ पर 70 को डिवाइड कर दोगे 2.89 से तो यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा 24.2। तो ये आ जाएगी आपकी बीएमआई। तो इस हिसाब से आपको जो है अपनी बीएमआई निकाल के देख लेनी है। तो कितनी आपकी बीएमआई है आपको कमेंट कर सकते हैं। तो अपनी बीएमआई चेक करके आप कमेंट कर सकते हैं कि कितनी आपकी बीएमआई निकल के आ रही है। तो आप अपनी बीएमआई खुद चेक कर सकते हैं, दूसरों को भी चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं सर, हम चेक कर लेंगे, नंबर भी आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पर हमें कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए मैं बता दूं, यहाँ से 18.5 से और 25 जिसकी बीएमआई है वो होगी नॉर्मल, वो आएगी नॉर्मल, यानी ये पर्सन जो है नॉर्मल है। अगर किसी की 18 से कम आ रही, 18.5 से कम देखने को मिल रही है, वो है अंडर वेट। क्लियर है? वो अंडर वेट होगा। और किसी पर्सन की जो है 25 से ऊपर और 30 तक है, 25 से ज़्यादा 30 से कम है, वो आएगा यहाँ पर ओवरवेट में, ओवर वेट में आएगा। और कोई पर्सन है जिसकी यहाँ पर 30 से ऊपर है, 30 से प्लस होते ही वो चल जाएगा ओबेसिटी में, ओबेसिटी में चल जाएगा। क्लियर है? और ग्रेड 1 में आ जाएगा। किसी की 35 से 40 के बीच में है, वो आ जाएगा ओबेसिटी में, ओबेसिटी ग्रेड 2। और कोई पर्सन है जिसकी यहाँ पर बीएमआई 40 से ज़्यादा आ रही है, वो यहाँ पर ओबेसिटी ग्रेड 3 में आ जाएगा। तो इस तरह से जो आपको है बीएमआई का आपको पता लगाना है कि कितनी क्या है आपकी बीएमआई। तो यहाँ पर आपको नॉर्मल बीएमआई का आपका पता होना चाहिए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ए क्लाइंट इन कार्डियक अरेस्ट गिवन 40 यूनिट ऑफ वेसोप्रेसिन पिट्रेसिन IV पुश, डिजायर्ड एक्शन ऑफ दिस मेडिकेशन इन ए कार्डियक अरेस्ट इज 2। तो यहाँ पर वेसोप्रेसिन दी गई है, इसका जो है डिजायर्ड एक्शन है वो क्या होगा आपको बताना है। पहला ऑप्शन है रेज बीपी, दूसरा है स्टॉप कार्डियक रिदमा, तीसरा है लोअर ब्लड प्रेशर और चौथा है रीसीड द इलेक्ट्रिकल कार्डियक कंडक्शन सिस्टम। तो यहाँ पर वेसोप्रेसिन देने का क्या मतलब हुआ, क्या हमारा है जो आपको बताना है कि हमारा जो इसका पर्पज क्या है वही आपको बताना है। तो क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? ABCD 4 ऑप्शन आपके सामने है। फटाफट सब लोग आंसर करेंगे, सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आपको पार्टिसिपेशन करना है। तो सब लोग आंसर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? सब लोग बताएंगे। ABCD 4 ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट आंसर करेंगे। बहुत ही ईजी सा, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। तो क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर, वही आपको बताना है। तो सारे कैंडिडेट हैं इसका आंसर करेंगे, क्या होने वाला है यहाँ पर राइट आंसर। तो फिर चलते हैं हम आंसर की तरफ, देखते हैं यहाँ पर राइट आंसर क्या होने वाला है। तो लेट्स सी।
द राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, रेज बीपी। तो यहाँ पर जो है हमारा वेजोप्रेसिन देने का क्या मतलब है, वेजोप्रेसिन देने का मतलब है हमारा यहाँ पर बीपी बढ़ाना। देखिए वेजोप्रेसिन का दूसरा नाम होता है एडीएच, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। और ये क्या करता है, आपके आपके जो है नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन से यहाँ पर क्या करवाता है, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करवाता है। नेफ्रॉन से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करवा देगा, इंक्रीज करवा देगा, यानी ब्लड वॉल्यूम है उसको बढ़ा देगा। क्या करेगा, ब्लड वॉल्यूम को बढ़ाएगा। ब्लड वॉल्यूम को बढ़ाएगा तो यहाँ पर जो है आपका बीपी इंक्रीज होगा। तो हमारा जो है वेजोप्रेसिन देने का क्या मकसद था, बीपी को बढ़ाना। बाकी यहाँ पर जो है ये काम कोई भी यहाँ पर जो है एडीएच के या फिर वेजोप्रेसिन के नहीं है। क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं। वेजोप्रेसिन का यहाँ पर थोड़ा सा काम यहाँ पर जो है बोल सकते हैं कि जो ब्लड वेसल्स है उसको कॉन्स्ट्रिक्ट करना भी होता है, पेरिफेरल ब्लड वेसल्स, जिसकी वजह से भी यहाँ पर बीपी में हमें इंक्रीज देखने को मिलता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर फॉर कोरोनरी आर्टरी डिजीज एक्सेप्ट। तो यहाँ पर सभी जो है मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर हैं सीएडी के, एक्सेप्ट एक के अलावा। तो क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर, पहला ऑप्शन है हाई स्ट्रेस, दूसरा ओबेसिटी, तीसरा है स्मोकिंग, चौथा है फैमिली हिस्ट्री। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होने वाला है, तो सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे, सब लोग आंसर करेंगे। तो राइट आंसर आपको बताना है सीएडी का, यहाँ पर मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर पूछा है और एक्सेप्ट आपको दे रखा है। तो फटाफट सब लोग आंसर करेंगे। ऑप्शन ए बी सी डी क्या आंसर आपको लग रहा है, तो जल्दी से जल्दी यहाँ पर आंसर करें, सब लोग आंसर करें। देखेंगे यहाँ पर राइट आंसर क्या होने वाला है। ए बी सी डी चार ऑप्शन आपके सामने हैं, सब लोग आंसर करेंगे। सीएडी का मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर पूछा है। तो चलिए चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं यहाँ पर राइट आंसर क्या होने वाला है। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, फैमिली हिस्ट्री। देखिए यहाँ पर पूछा है मॉडिफाइबल यानी जिसको हम चेंज कर सकते हैं, चेंजेबल। तो चेंजेबल यहाँ पर रिस्क फैक्टर आपसे पूछा है, क्या है यहाँ पर सीएडी का, कोरोनरी आर्टरी डिजीज का, एक्सेप्ट यानी एक के अलावा। तो यहाँ पर हाई स्ट्रेस है, स्ट्रेस को चेंज कर सकते हैं हम, स्ट्रेस है चेंज कर सकते हैं, स्ट्रेस को चेंज कर सकते हैं। ओबेसिटी है, इसको चेंज कर सकते हैं, इसको घटा सकते हैं। स्मोकिंग है, इसको हम स्टॉप कर सकते हैं यानी चेंज कर सकते हैं। और फैमिली हिस्ट्री है, क्या आप किसी फैमिली में पैदा हुए हैं, क्या आप इसको चेंज कर सकते हैं, नॉट चेंजेबल। नॉट चेंजेबल यानी इसको आप जो है मॉडिफाई नहीं कर सकते। बाकी सारे फैक्टर हैं जिनको आप मॉडिफाई कर सकते हैं, इसलिए राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ड्यूरिंग ईसीटी करंट इज पास्ड फॉर। तो यहाँ पर जो है जब हम ईसीटी देते हैं तो करंट है कितने टाइम के लिए पास किया जाता है। पहला ऑप्शन है 5 to 10 सेकेंड, दूसरा है 10 to 30 सेकेंड, तीसरा है 0.3 to 0.7 सेकेंड, चौथा है 1 to 3 सेकेंड। व्हाट विल बी राइट आंसर। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, फटाफट आंसर कर देंगे। बोनस वाला क्वेश्चन है। इस वाले क्वेश्चन में जो है आपको ना ही कोई ज़्यादा ऑप्शन मिलते हैं, ना ही इसमें घुमाया जाता है। अगर पूछा जाएगा तो डायरेक्ट ही आपसे पूछा जाएगा और डायरेक्ट ही आपको आंसर करना है। तो सभी कैंडिडेट आंसर करेंगे। क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर, सब लोग यहाँ पर आंसर करेंगे। प्लीज पार्टिसिपेट ऑल कैंडिडेट, you have to select right answer and put your answer in the comment box or in the live chat. all candidate will participate। लाइव चैट के अंदर जो है आप आंसर कर सकते हैं, लाइव चैट में कमेंट कर सकते हैं। अगर आप लाइव देख रहे हैं तो, बाद में देख रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में आप आंसर कर सकते हैं। तो ऑल कैंडिडेट विल पार्टिसिपेट हियर। तो चलिए चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं यहाँ पर राइट आंसर क्या होने वाला है। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, 0.3 to 0.7 सेकेंड, यानी जो है लेस देन 1 सेकेंड है। लेस देन 1 सेकेंड आप जो क्या है करंट पास करते हैं, लेस देन 1 सेकेंड आप करंट पास करते हैं। ईसीटी क्या है, इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी, इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी। इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी इसका पूरा नाम होता है, जिसके अंदर हम क्या देते हैं, पर्सन को करंट देते हैं या फिर बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं।
इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं और उसका हमारा मकसद होता है, वो क्या आता है, सीजर प्रोड्यूस करना। सीजर प्रोड्यूस करना, सीजर प्रोड्यूस करते हैं, टॉनिक क्लॉनिक फेज जो है सीजर की वो हम प्रोड्यूस करते हैं आर्टिफिशियली, और इसमें हम करंट देते हैं जिसको वोल्टेज रहता है 70 से 120 वोल्टेज। क्लियर है, 70 से 120 वोल्टेज यहाँ पर रहने वाला है। लेस देन 1 सेकंड यानी 0.3 टू 0.7 सेकंड के लिए हम करंट पास करते हैं। ठीक है, क्लियर है। इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी है ये, जो साइकेट्रिक न्यूरोसिस पेशेंट को जो हम देते हैं। क्लियर है, साइकेट्रिक पेशेंट को हम देते हैं। क्लियर है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच कॉम्प्लिकेशन में अकर इन सीवियर बर्न केसेस। तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि कौन सा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है सीवियर बर्न केसेस के अंदर। पहला ऑप्शन है हाइपोग्लाइसीमिया, दूसरा है गैस्ट्रिक अल्सर, तीसरा है मसल एट्रोफी, चौथा है पैरालिसिस। तो व्हाट विल बी राइट आंसर, क्या होगा यहाँ पर सीवियर बर्न्स का जो है आपसे कॉम्प्लिकेशन पूछा है, सीवियर बर्न का कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है वही आपको बताना है। तो देयर आर 4 ऑप्शन इन फ्रंट ऑफ यू, you have to choose one of the right answer and put your answer in the comment box. Please, all candidates will participate here, so you have to choose the right answer. The question is asking about the complication of severe burn, so please write one of the answer in the comment box. All candidate will participate here. The question is asking about the complication of severe burn. There are 4 options. So what do you think, the severe burn can cause which of the following complication? Choose one of the right answer. First one is hypoglycemia, second one is gastric ulcer, third one is muscle atrophy, fourth one is paralysis. So let's see the answer. What will be right answer? The right answer is option B, gastric ulcer. So there is the complication of severe burn. If a patient have severe burn, then complication will occur, the complication will occur and causes gastric ulcer. Gastric ulcer caused by the severe burn. So it's another name. The gastric ulcer causes by severe burn is also known as Carling ulcer, is known as Carling ulcer. So you have to remember this name. The Carling ulcer is the complication of severe burn and the causes gastric ulcer, which is known as Carling ulcer. There are one another gastric ulcer, the name is Cushing ulcer. Cushing ulcer. So Cushing ulcer is the also type of gastric ulcer, and the Cushing ulcer is caused by the head injury. Head injury. The Cushing ulcer is caused by the head injury or due to increased ICP. So remember these both name, the Carling ulcer and the Cushing ulcer. The both are the gastric ulcer and the cause are the both causes are the different. The Carling ulcer causes the severe burn and the Cushing ulcer causes is the head injury or increased ICP. तो आपको ध्यान रखना है, सीवियर बर्न की वजह से जो है आपको कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगा जो कर्लिंग अल्सर बोलते हैं, और एक आपको जो है गैस्ट्रिक अल्सर देखने को मिलते हैं हेड इंजरी में, जिसको हम बोलते हैं कुशिंग अल्सर. सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अल्सर, सो रिमेंबर प्लीज. सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड बाय. जो एंटीबॉडी है वो किससे प्रोड्यूस होती हैं, यही आपको बताना है. बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन आपके सामने, इजी सा क्वेश्चन है. तो एंटीबॉडीज हैं किससे प्रोड्यूस होती हैं. पहला ऑप्शन है प्लाज्मा सेल, दूसरा है इरिथ्रोसाइट्स, तीसरा है आपके पास में मोनोसाइट्स और चौथा है आपके पास में बेसोफिल्स. तो व्हाट विल बी राइट आंसर, यू हैव टू चूज द राइट आंसर एंड पुट योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स. ऑल कैंडिडेट विल पार्टिसिपेट हियर. क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर, एंटीबायोटिक है, एंटीबॉडीज हैं जो किससे प्रोड्यूस होती हैं यही आपको बताना है. तो सभी जो हैं ऑनलाइन फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर जो हैं यहाँ पर आंसर करेंगे, तो फटाफट सब लोग पार्टिसिपेट करें.
क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर, वही आपको बताना है। तो जल्दी से जल्दी आंसर करेंगे। क्या होने वाला है यहाँ पर राइट आंसर? आपसे पूछा गया है जो एंटीबॉडीज हैं वो किससे प्रोड्यूस होती हैं। तो चलिए आंसर की तरफ चलते हैं, क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर देखते हैं। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, प्लाज्मा सेल्स। देखिए यहाँ पर जो है आपके सामने पूछा गया है एंटीबॉडीज हैं जो किससे प्रोड्यूस होती हैं। तो यहाँ पर प्लाज्मा सेल से आपको ध्यान रखना है, प्लाज्मा सेल्स होती हैं, उससे आपकी जो है आपकी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं। ये आपको इरिथ्रोसाइट्स दे रखा है, यानी ये आपकी आरबीसी होती है, आरबीसी से नहीं होती हैं, आरबीसी से नहीं होती हैं। और ये आपकी मोनोसाइट्स हैं और ये आपकी बेसोफिल्स हैं। ये दोनों डब्ल्यूबीसी का ही यहाँ पर टाइप हैं। और जो हम बोल सकते हैं कि प्लाज्मा सेल भी जो है आपका डब्ल्यूबीसी का ही टाइप है, प्लाज्मा सेल्स भी आपका जो है डब्ल्यूबीसी का ही यहाँ पर जो है पार्ट है। लेकिन अगर हम बात करें जो डब्ल्यूबीसी के अंदर एक होती है लिम्फोसाइट्स, एक होती है लिम्फोसाइट्स, उसी की अगर हम बात करें बी लिम्फोसाइट्स होती है, बी लिम्फोसाइट्स होती है। इस बी लिम्फोसाइट्स के अंदर दो तरह की सेल्स होती हैं, दो तरह की सेल्स होती हैं। एक होती है आपकी प्लाज्मा सेल्स, एक प्लाज्मा सेल्स होती है, और अनदर वन इज मेमोरी बी सेल्स, अनदर वन इज मेमोरी बी सेल्स। तो ये दो तरह की आपको सेल देखने को मिलेगी लिम्फोसाइट्स में। देखिए यहाँ पर डब्ल्यूबीसी का ही टाइप है, मोनोसाइट्स, बेसोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, और भी इसमें बहुत ही सारी जो सेल्स होती हैं वो होती हैं। तो यहाँ पर जो है लिम्फोसाइट्स भी यहाँ पर बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट्स अलग अलग होती हैं। बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट है। बी लिम्फोसाइट्स है वो आपकी ह्यूमरल एंटीबॉडीज बनाती है, और जो है आपकी सेलुलर इम्यूनिटी बनाती है, आपकी टी सेल्स। क्लियर है? तो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं अभी एंटीबॉडीज। तो एंटीबॉडीज है वो प्लाज्मा सेल्स बनाती है। इसके अंदर आपकी सारी जो है एंटीबॉडीज आ जाएगी, जैसे आईजीजी, आईजीएम, आईजीए, आईजीई, आईजीडी। तो इस तरह से जो आपको मोस्टली जो 5 तरह की जो एंटीबॉडीज है वो आपको देखने को मिलती है ब्लड के अंदर, जिसमें से अगर हम बात करें आईजीजी है वो आपकी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। आईजीजी को याद रखना है, ये आपका यहाँ पर गुंडा होता है, विलन है ये, तो गुंडा है ये। तो अगर हम बात करें ये मैं हूँ, एम फॉर मी, तो यहाँ पर एम फॉर मैं, यानी जब भी इन्फेक्शन होगा, जब भी यहाँ पर प्रॉब्लम आएगी, तो सबसे पहले किसे लड़ना पड़ता है? खुद को लड़ना पड़ता है। यानी जब भी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन आएगा, सबसे पहले कौन सी जो एंटीबॉडी आएगी? आईजीएम आएगी। तो यहाँ पर फर्स्ट रिलीज व्हेन इन्फेक्शन, इन द इन्फेक्शन, फर्स्ट रिलीज होती है इन्फेक्शन में। जब इससे काम नहीं होता, जब ऐसा लगता है कि मेरे से काम नहीं होगा, तो मैं किसको बुलाऊंगा? गुंडों को बुलाऊंगा। फिर आएंगे आईजीजी, पहले यहाँ पर आती है, फिर इससे काम नहीं होता तो गुंडों से। गुंडे नंबर में होते हैं ज्यादा, गुंडे क्या होते हैं? नंबर में होते हैं ज्यादा। इसलिए आपको रखना है, याद रखना है, आईजीजी क्या होती है? मोस्ट एबुडेंट होती है, मोस्ट एबुडेंट होती है, यानी सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। आईजीए, आईजीए ए किस में पाई जाती है? एलर्जी की कंडीशन में आपको पाई जाती है। एलर्जी की कंडीशन में यहाँ पर आईजीए, सॉरी आईजीए यहाँ पर सिक्रेशन वाइज, सॉरी गलती से हो गया, आईजीए है आपको सिक्रेशन में देखने को मिलेगी, यानी मिल्क सिक्रेशन या फिर कोई भी बॉडी का सिक्रेशन होता है तो उसमें आईजीए प्रेजेंट होता है। आईजीई है आपको एलर्जी की कंडीशन में आपको देखने को मिलती है। और आईजीडी ये आपकी डी है वो नॉन स्पेसिफिक है, इसका कोई ज्यादा रोल नहीं होता है। क्लियर है? सबको ध्यान रखना है, थोड़ा थोड़ा सबके बारे में थोड़ा सा आपको जो पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए मेडिकेशन error has occurred and the patient received double dose of magnesium sulfate, the doctor will prescribe what medication state। तो यहाँ पर जो है एक पेशेंट को मेडिकेशन एरर हो गया है, यानी किसी स्टाफ से मेडिकेशन एरर हो गया है और पेशेंट को जो है डबल डोज है मैग्नीशियम सल्फेट की वो चली गई है। अब यहाँ पर आपको पता है कि नेक्स्ट जो एक्शन है डॉक्टर का वो होने वाला है कि एक मेडिसिन जो है स्टेट देंगे। तो कौन सी मेडिकेशन स्टेट प्रोवाइड करवाएंगे ऐसी केस में? तो पहला ऑप्शन है क्लोराइजेपोक्साइड, दूसरा है विटामिन के, तीसरा है नलकजोन, चौथा है कैल्शियम ग्लूकोनेट। तो यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर? क्या होगा राइट आंसर वही आपको बताना है। फटाफट सब लोग आंसर करेंगे, सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे। प्लीज पार्टिसिपेट ऑल कैंडिडेट। सो
A staff has administered double dose of magnesium sulfate. So, what do you think? What medication will be prescribed by the doctor in this condition? So, you have to choose one of the right answer. What do you think? What will be right answer? So, select one of the right answer and put your answer in the comment box. All candidate will reply. सो लेट्स सी द आंसर. चलिए चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं यहाँ पर राइट आंसर क्या होने वाला है. तो चलिए चलते हैं. राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, कैल्शियम ग्लूकोनेट. तो यहाँ पर अगर है मैग्नीशियम सल्फेट की अगर डबल डोज हो गई है तो यहाँ पर जो क्या हो गई, यहाँ पर टॉक्सिसिटी कोज करेगा. अगर ये इसकी डोज ज़्यादा होगी तो टॉक्सिसिटी कोज करेगा. तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या देना है, एंटीडोट यहाँ पर प्रोवाइड करवाना है. क्योंकि यहाँ पर टॉक्सिसिटी हो जाएगी तो क्या होगा, टॉक्सिसिटी हुई तो क्या होगा, यहाँ पर रेस्पिरेटरी डिप्रेशन आपको देखने को मिलेगा. क्या देखने को मिलेगा दोस्तों, क्या देखने को मिलेगा मेरे प्यारे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स? तो यहाँ पर रेस्पिरेटरी डिप्रेशन देखने को मिलता है. इसलिए हमें इसका एंटीडोट देना है. और एंटीडोट क्या है इसका? एंटीडोट है कैल्शियम ग्लूकोनेट. विटामिन के किसका है? विटामिन के वारफरीन का. वारफरीन का क्या है? वारफरीन एंटीकोगुलेंट है, ओरली लेते हैं, क्लियर है. और एक होती है हिपेरिन जो आईवी और एससी होती है, आईवी और एससी होती है. और इसका एंटीडोट होता है प्रोटामाइन सल्फेट. प्रोटामाइन सल्फेट. नलेक्सोन का क्या है कमेंट करके बताएंगे. चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. फटाफट कोई कमेंट करना चाहे तो कर सकता है. नलेक्सोन का किसका एंटीडोट है, क्या है, नलेक्सोन बता सकता है. तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द लाइट ऑफ विच कलर इज यूज टू ट्रीट न्यूनेटल जॉइंडिस. पहला ऑप्शन है रेड लाइट, दूसरा है येलो लाइट, तीसरा है ऑरेंज लाइट, चौथा है ब्लू लाइट. तो कौन सी लाइट हम यूज करते हैं न्यूनेटल जॉइंडिस के लिए, वही आपको बताना है. फटाफट आंसर करेंगे, सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे. यहाँ पर क्या होने वाला है राइट आंसर, जल्दी से फटाफट आंसर कीजिए. तो न्यूनेटल जॉइंडिस आपको जो है बताना है क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर. सब लोग आंसर करेंगे. जल्दी से आंसर करेंगे. तो चलिए फिर आंसर की तरफ देखते हैं क्या होने वाला है यहाँ पर राइट आंसर. तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, ब्लू लाइट. जिन्होंने भी राइट आंसर किया है वेरी गुड. तो यहाँ पर जो न्यूनेटल जॉइंडिस है उसको ट्रीट करने के लिए हम क्या करते हैं, फोटोथेरेपी करते हैं. फोटोथेरेपी करते हैं. न्यूनेटल जॉइंडिस क्या होता है, न्यूनेटल जॉइंडिस के अंदर क्या होता है, जो बिलिरुबिन है, बिलिरुबिन क्या होता है यहाँ पर बढ़ जाता है. बिलिरुबिन बढ़ जाता है, कौन सा, अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपको जो येलोविश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन, स्क्लेरा एंड नेल्स जो आपको देखने को मिलता है. और ये जो है आपका बिलिरुबिन बढ़ने की वजह से आपको देखने को मिलता है, जिसको आप न्यूनेटल जॉइंडिस बोलते हैं. और इसके अंदर हम फोटोथेरेपी जो है ट्रीटमेंट, इसका जो है ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस माना जाता है. फोटोथेरेपी स्टार्ट करते हैं. फोटोथेरेपी में हम कौन सी लाइट यूज़ करते हैं, ब्लू लाइट हम यूज़ करते हैं. और उसके साथ में वाइट लाइट यूज़ करते हैं. क्योंकि अगर ब्लू लाइट हम बच्चे पे डालेंगे तो हमें जो है बच्चा दिख ही नहीं पाएगा. ब्लू लाइट की वजह से हम जो है ना उसका साइनोसिस पता कर सकते, ना ही कोई कंडीशन हम पता कर सकते. तो यहाँ पर जो है हमें कुछ भी नहीं दिखेगा, इसलिए हम ब्लू के साथ में वाइट लाइट यूज़ करते हैं. और ब्लू लाइट इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि इसकी जो है लेंथ है, वेव लेंथ है, वो आपकी अप्रोक्स 460 टू 490 होती है, जो कि बेस्ट रहती है. बेस्ट वेव लेंथ होती है टू अब्जॉर्ब
बिलिरुबिन। तो यहाँ पर बिलिरुबिन को ऑब्जर्व करने के लिए यहाँ पर सबसे बेस्ट वेवलेंथ मानी जाती है ब्लू लाइट की, इसलिए हम ये यूज़ करते हैं फोटोथेरेपी के अंदर। और वाइट लाइट के साथ हम वाइट इसलिए करते हैं ताकि यहाँ पर थोड़ा बहुत दिख जाए। और इसके साथ में हमें क्या क्या करना है, आपका नर्सिंग एक्शन क्या होगा, तो जो है आपको आई है, आई को कवर करना है और जेनाइटल एरिया को कवर करना है, डायपर भी पहना सकते हैं। तो जेनाइटल एरिया को कवर करना और आई को कवर करना है। बाकी वॉल बॉडी जो है विदाउट क्लॉथ यहाँ पर रहेगी। तो यहाँ पर वॉल बॉडी विदाउट क्लॉथ आपको बच्चे को यहाँ पर लेटाना है, बस आपको ध्यान रखना है। क्लियर है कि आपको आई को कवर करना है, जेनाइटल एरिया को कवर करना है, वॉल बॉडी को यहाँ पर विदाउट क्लॉथ है। जो डायरेक्ट जो लाइट है वो हम यहाँ पर डालते हैं और इसकी वेवलेंथ है 460 to 490 होती है। क्लियर है, जो यहाँ पर बिलिरुबिन को ऑब्जर्व करती है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इन फॉलोइंग विच इज नॉट इंक्लूड इन 4A's ऑफ सिजोफ्रेनिया। तो कौन सा है जो 4A सिजोफ्रेनिया के अंदर इंक्लूड नहीं है। तो 4A हैं 4A ऑफ सिजोफ्रेनिया जो कि इसके अंदर नहीं है। पहला ऑप्शन है ऑटिज्म, दूसरा एसोसिएशन डिस्टर्बेंस, तीसरा है एंजाइटी, चौथा है अफेक्ट डिस्टर्बेंस। तो 4A के अंदर क्या इंक्लूड नहीं है वही आपको बताना है। तो फटाफट आंसर करेंगे, सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे। प्लीज पार्टिसिपेट ऑल कैंडिडेट। What will be right answer? So what do you think? What will be right answer? There are 4 options in front of you. You have to choose one of the right answer. What will be right answer? फटाफट आंसर करेंगे, सब लोग आंसर करेंगे। तो क्या होने वाला है यहाँ पर राइट आंसर। तो चले फिर आंसर की तरफ देखते हैं क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। सॉरी। तो चलिए चलते हैं आंसर की तरफ, क्या होगा राइट आंसर देखते हैं। राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, एंजाइटी। तो यहाँ पर एंजाइटी है जो 4A के अंदर इंक्लूड नहीं है। अब क्या है 4A के अंदर वो भी आपको पता होना चाहिए। तो 4A जो साइन है वो ब्यूलर ने दिया था, ब्यूलर साइंटिस्ट ने जो है दिया था और अर्ली 90s में इन्होंने दिया था और उन्होंने 4A बताए थे सिजोफ्रेनिया के, जो क्या है अफेक्ट डिस्टर्बेंस, ऑटिज्म, एसोसिएटिव लूजनेस और एम्बिवेलेंस। तो यहाँ पर 4A ये 4 हैं, अफेक्ट डिस्टर्बेंस, ऑटिज्म, एसोसिएटिव लूजनेस एंड एम्बिवेलेंस। तो ये चारों सिम्टम्स हैं सिजोफ्रेनिया के हैं जो कि यहाँ पे ब्यूलर के द्वारा दिए गए हैं। तो इसके अंदर ऑटिज्म हो जाएगा, एसोसिएटिव डिस्टर्बेंस हो जाएगा और अफेक्ट डिस्टर्बेंस हो जाएगा और इसके अलावा आपका ऑटिज्म हो जाएगा और इसके अलावा आपका ये नहीं होगा, इसके अलावा आपका एम्बिवेलेंस भी हो जाएगा। तो ये आपको 4A के अंदर देखने को मिलते हैं। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 51 ईयर ओल्ड फीमेल with mitral valve stenosis admitted in the ward. She asked the nurse why she got this condition without family history. The nurse explained most cases of mitral stenosis are due to the history of. तो क्या होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है कि मिट्रल वॉल्व स्टेनोसिस के साथ में है, मिट्रल स्टेनोसिस के साथ में एक पेशेंट एडमिटेड है और वो कह रही है कि हमारी कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है फिर भी जो है मुझे ये क्यों हुआ है। तो यहाँ पर एक नर्सिंग ऑफिसर होने के नाते आप क्या आंसर दोगे। पहला ऑप्शन है कि किसकी वजह से है, राइट साइडेड हार्ट फेलियर, दूसरा है हाइपर कोलेस्ट्रेमिया, तीसरा है रूमेटिक फीवर, चौथा है वायरल मेनिंजाइटिस। तो किसकी वजह से जो मिट्रल वॉल्व स्टेनोसिस हो सकता है आपको बताना है। तो फटाफट आंसर करेंगे, सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे। तो इजी सा क्वेश्चन है आपके सामने। तो क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर, सब कैंडिडेट आंसर करेंगे। तो चलिए फिर आंसर की तरफ देखते हैं क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। तो राइट आंसर भी ऑप्शन सी, रूमेटिक फीवर। तो यहाँ पर जो है मिट्रल वॉल्व स्टेनोसिस है वो आपका रूमेटिक डिजीज में है। अगर पेशेंट के रूमेटिक जो है रूमेटिक फीवर की अगर हिस्ट्री है तो ऐसे कंडीशन में मिट्रल वॉल्व स्टेनोसिस देखने को मिल सकता है। क्लियर है, स्टेनोसिस का मतलब है कॉन्स्ट्रिक्शन, जो स्टेनोसिस वर्ड है उसका मतलब है कॉन्स्ट्रिक्शन। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इल्यूजन मीन्स। तो इल्यूजन से आप क्या समझते हैं। पहला ऑप्शन है फॉल्स परसेप्शन विद स्टिमुलाई, दूसरा है फॉल्स परसेप्शन विदाउट स्टिमुलाई,
तीसरा है फॉल्स परसेप्शन, चौथा है नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होने वाला है वही आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट आंसर करेंगे। सभी कैंडिडेट हैं जो यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे। तो क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर वही आपको बताना है। प्लीज पार्टिसिपेट ऑल कैंडिडेट, व्हाट विल बी राइट आंसर। तो क्या होगा राइट आंसर वही आपको बताना है। इल्यूजन का मतलब आपसे पूछा है फॉल्स परसेप्शन विद स्टिमुलाई, फॉल्स परसेप्शन विदाउट स्टिमुलाई, फॉल्स परसेप्शन, नन ऑफ दीज। व्हाट विल बी राइट आंसर। तो चलिए चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं क्या होने वाला है यहाँ पर राइट आंसर। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, फॉल्स परसेप्शन विद स्टिमुलाई। तो जिन्होंने भी राइट आंसर किया वेरी गुड, और जिन्होंने यहाँ पर जो है आंसर नहीं किया है उनको देख लेना है क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। तो इल्यूजन का मतलब है फॉल्स परसेप्शन विद स्टिमुलाई। हम किसी चीज को देख रहे हैं, मान लो हमें क्या दिखाई दे रहा है, हम हैं यहाँ पर खड़े हैं हम। तो यहाँ पर खड़े हैं हम और यहाँ से कोई चीज को देख रहे हैं हम यहाँ पर। और यहाँ अगर कोई चीज है, मान लीजिए यहाँ पर एक रस्सी है और उसे हम यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से देख रहे हैं, और ये जो रोप है ये रस्सी है, हमें क्या दिखाई दे रही है, ये स्नैक जैसी दिखाई दे रही है, स्नैक दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर है हमें विद स्टिमुलाई के साथ में यहाँ पर क्या देखने को, रस्सी है उसको हम सांप समझ रहे हैं। तो स्टिमुलाई क्या है, रस्सी कोई भी चीज़ है, मान लीजिए रस्सी हमारी स्टिमुलाई है और उसके प्रेजेंस में हमें क्या है, यहाँ पर गलत इंटरप्रिटेशन हो रहा है। रस्सी पड़ी थी लेकिन हमें क्या दिख रहा था, सांप दिख रहा था, सांप दिख रहा था। वो क्या कहलाता है, वो इल्यूजन कहलाता है, वो कहलाता है हमारा माइंड का इल्यूजन। यानी कुछ होता है लेकिन हमें कुछ और लगता है, उसका आप इल्यूजन बोलते हैं। क्लियर है। और एक होता है यहाँ पर हेल्यूसिनेशन, एक दूसरी कंडीशन है हेल्यूसिनेशन। तो हेल्यूसिनेशन से आप क्या समझते हैं। तो हेल्यूसिनेशन में यहाँ पर जो है, मान लीजिए आप यहाँ से किसी चीज को देख रहे हैं, वही सेम कंडीशन मान लीजिए। तो यहाँ से मान लीजिए आप देख रहे हैं, इधर कुछ भी नहीं है यहाँ पर, फिर भी अगर आपको सांप दिखाई दे रहा है, यहाँ कुछ भी नहीं है फिर भी आपको सांप दिखाई दे रहा है, तो ये आपका कहलाएगा हेल्यूसिनेशन। यानी यहाँ पर कुछ भी नहीं है, देखिए एकदम ब्लैंक मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ये आपका एरिया है, इस एरिया में कुछ भी नहीं है, एक ये एरिया है और एक ये एरिया। देखिए इस एरिया में आपको रोप दिखी थी, रोप की वजह से आपको सांप समझा था आपने। इस एरिया में आपको जो है कुछ भी नहीं दिखा, कुछ भी नहीं था, फिर भी आप उसको सांप समझ रहे हैं, सांप दिख रहा है आपको, तो वो आपका आता है फॉल्स परसेप्शन विदाउट स्टिमुलाई, जिसको आप हेल्यूसिनेशन बोलते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द मोस्ट सुटेबल पोजीशन फॉर गिविंग एन एनिमा। तो जो एनिमा है उसकी आपसे जो मोस्ट सुटेबल पोजीशन आपसे पूछी है, तो क्या होने वाली है वही आपको बताना है। तो देर आर 4 ऑप्शन इन फ्रंट ऑफ यू, यू हैव टू चूज वन ऑफ द राइट आंसर एंड पुट योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स। द फर्स्ट वन इज द लेफ्ट लेटरल, सेकंड वन इज द राइट लेटरल, थर्ड वन इज द डोर्सल रिकमेंड एंड द फोर्थ वन इज द लिथोस्टोमी। तो व्हाट विल बी राइट आंसर, किस पोजीशन में जो है आप एनिमा देना प्रीफर्ड करेंगे और क्यों करेंगे। तो क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर, व्हाट विल बी राइट आंसर। देयर आर 4 ऑप्शन इन फ्रंट ऑफ यू, सो ऑल कैंडिडेट विल पार्टिसिपेट। क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। सबको यहाँ पर आंसर करना है, सब लोग आंसर करेंगे। तो क्या होने वाला है यहाँ पर राइट आंसर। तो सब लोग यहाँ पर आंसर करेंगे। तो समझ गए होंगे पिक्चर में, ये आपका रेक्टम है और यहाँ से आपको जो है एनिमा इंसर्ट करना है। तो ये इधर जो है आपकी राइट साइड है और ये इधर है लेफ्ट साइड।
तो यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन ए, लेफ्ट साइड। देखिए यहाँ पर जो है लेफ्ट साइड हम इसलिए दे रहे हैं, देखो इस तरह से जो पेशेंट है ये आपका लेफ्ट साइड है, ये मान लीजिए सेंटर है, अम्बलाइकस है, और यहाँ से इस तरह से हम लेफ्ट साइड में जो है इस तरह से जो लेफ्ट साइड में हम पेशेंट को पोजीशन देंगे, और अब यहाँ पे आप एनिमा दोगे तो ये ग्रेविटी से आपका जो है जो फ्लूइड है वो इस तरफ चला जाएगा, इस तरफ चला जाएगा, और जो है इधर आगे तक जितना जा सकता है उतना आपका थोड़ा बहुत जो है जा सकता है। अगर आपने राइट साइड में पोजीशन दे दी तो यहाँ पर जो है अब ग्रेविटी की वजह से अब यहीं रह जाएगा, फ्लूइड आगे नहीं जाएगा। अगर आपने इस तरफ लेटा दिया और इस तरफ आपने लेटाया तो ग्रेविटी से इस तरफ जाएगा नीचे की तरफ, और फिर जो है आगे की तरफ पहुंच सकता है। तो यहाँ पर जो है इफेक्टिव होगा हमारा एनीमा देना, और राइट साइड में यहाँ पर अगर मैंने लेटाया तो यहाँ पर इफेक्टिव नहीं होगा, इसलिए राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, लेफ्ट लैटरल। बाकी यहाँ पर कोई भी पोजीशन है वो सुटेबल नहीं है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ए सडन रेडनेस ऑफ द स्किन इज नोन एज। तो सडन रेडनेस ऑफ स्किन को आप क्या बोलोगे? चार ऑप्शन आपके सामने है। पहला ऑप्शन है फ्लश, दूसरा ऑप्शन है साइनोसिस, तीसरा है जॉइंडिस, चौथा है पेलर। तो क्या बोलोगे? व्हाट विल बी राइट आंसर? फटाफट आंसर करेंगे, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, इसका आंसर तो कोई भी कर देगा। तो क्या होगा, क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर? व्हाट विल बी राइट आंसर? देयर आर 4 ऑप्शन इन फ्रंट ऑफ यू, प्लीज चूज द राइट आंसर एंड पुट योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स। फ्लश, साइनोसिस, जॉइंडिस एंड पेलर। तो ये वीडियो किस किस तक पहुंच रहा है उसका मुझे पता नहीं चल रहा, इसलिए आप जो है कमेंट कर सकते हैं, जिससे मुझे पता चलेगा कि ये वीडियो कहाँ कहाँ पहुंचा है। तो सब लोग यहाँ पर कमेंट करें, फ्लश, साइनोसिस, जॉइंडिस, पेलर। देयर आर 4 ऑप्शन इन फ्रंट ऑफ यू, सो लेट्स सी द आंसर। द आंसर विल बी फ्लश। तो यहाँ पर सडन रेडनेस ऑफ द स्किन क्या कहलाएगा? फ्लश कहलाएगा। साइनोसिस में क्या होता है? ब्लूइश डिस्कलरेशन होता है, ब्लूइश डिस्कलरेशन होता है स्किन का, किसकी वजह से होता है? साइनस सॉरी। तो ब्लूइश डिस्कलरेशन आपको देखने को मिलता है ऑक्सीजन डिमांड कम होने की वजह से, हाइपोक्सिया की वजह से। मोस्टली हम बात करें तो हाइपोक्सिया की वजह से, यानी हाइपोक्सिया क्या होता है? और जो है टिश्यू तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाना। ठीक है। जॉइंडिस आपको मैंने पहले बताया था, बिलिरुबिन लेवल बढ़ने से जो है आपको जॉइंडिस देखने को मिलता है, बिलिरुबिन इंक्रीज हो जाता है। पेलर जो है आपको पेल स्किन आपको देखने को मिलती है, उसको आप पेलर बोलते हैं, ये जो नॉर्मली आपको देखने को मिलती है। क्लियर है? हल्की सी पीली पीली जैसी बोल सकते हैं पेलर, डल डल सी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रिस्क फैक्टर फॉर डेवलपिंग ग्लूकोमा एक्सेप्ट। तो यहाँ पर जो है आपसे पूछा है, रिस्क फैक्टर पूछा है ग्लूकोमा डेवलपिंग के, और एक्सेप्ट आपसे दे रखा है कि एक कारण के अलावा क्या क्या यहाँ पर कारण हो सकते हैं। पहला ऑप्शन पर्नीशियस एनीमिया, दूसरा डायबिटिक मेलाइटिस, तीसरा ओबेसिटी, चौथा है हाइपरटेंशन। तो एक्सेप्ट आपको बताना है क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। फटाफट आंसर करेंगे, उसके बाद में एक और क्वेश्चन बताऊंगा जिसको आपको आंसर करना है, फिर हमारी क्लास को एंड करेंगे। तो फटाफट आंसर करेंगे, जल्दी से सब लोग आंसर करें फटाफट। तो क्या होने वाला है यहाँ पर राइट आंसर? व्हाट विल बी राइट आंसर? पर्नीशियस एनीमिया, डायबिटिक मेलाइटिस, ओबेसिटी, हाइपरटेंशन। व्हाट विल बी राइट आंसर? तो आपको जो है आंसर बताना है। तो चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर विल बी पर्नीशियस एनीमिया, यानी पर्नीशियस एनीमिया के अलावा जो यहाँ पर जो तीनों कोज दे रखे हैं ये रिस्क फैक्टर हैं, ये रिस्क फैक्टर हैं किसके? रिस्क फैक्टर टू कोज ग्लूकोमा। क्लियर है? ग्लूकोमा के यहाँ पर जो है रिस्क फैक्टर हैं। ग्लूकोमा क्या होता है? आईओपी बढ़ जाता है, आईओपी बढ़ जाता है। नॉर्मल कितना होता है? 10 से 21 या 8 से 21 आपको देखने को मिलता है। इससे ज़्यादा अगर बढ़ जाए हो जाए तो आप उसको ग्लूकोमा बोल सकते हैं। ये भी ओपन एंगल क्लोज एंगल दोनों होते हैं, तो इसको ज़्यादा डिटेल में हम यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है जिसका आपको आंसर करना है। तो ये आपके सामने क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, एक क्लाइंट्स लैब रिजल्ट हैव जस्ट कम इन, द नर्स रिव्यू द इलेक्ट्रोलाइट्स
एंड कॉन्टैक्ट द हेल्थ केयर प्रोवाइडर रिगार्डिंग विच रिजल्ट। तो यहाँ पर जो है एक पेशेंट के यहाँ पर ब्लड टेस्ट हुए थे और उसकी रिपोर्ट अभी जस्ट आई है। तो कौन सी रिपोर्ट देख के, कौन सा यहाँ पर जो रीडिंग देख के जो है आप तुरंत डॉक्टर को यहाँ पर इन्फॉर्म करोगे। पहला ऑप्शन है क्लोराइड 167 मिलीकुलेन पर लीटर, दूसरा है कैल्शियम 9.3 mg पर डीएल, तीसरा है फॉस्फेट 3.8 mg पर डीएल, चौथा है सोडियम 141 मिलीकुलेन पर लीटर। तो क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? जो भी आपको आंसर लग रहा है वो आप कमेंट करके बताएं, और कैसी रही आपकी क्लास वो भी आपको बताना है। तो इसका आंसर बताना है और साथ में आपको जो क्लास कैसी लगी वो भी आपको कमेंट करना है। और नेक्स्ट क्लास के लिए यहाँ पर आपको जो फॉलो कर लेना है ताकि नेक्स्ट क्लास की इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। और लिंक डिस्क्रिप्शन लिंक में जो है आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहाँ से जो है आपको ज्वाइन कर लेना है, हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है, और आपको जो है सारी क्लासेस की इंफॉर्मेशन वहाँ पर मिलती रहेगी। तो बने रहिए हमारे साथ में, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग क्लास। तो कैसी लगी आज की क्लास कमेंट जरूर करना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, गुड नाइट।